मालूम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं। अब देखिए ना, जो मायावती कभी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया करती थी, उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट कर जानकारी दी कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में साफ सुथरी सरकार देने को प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कदम उठाएगी। इसके तहत पार्टी किसी भी माफिया या आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देगी और आजमगढ़ मंडल से मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काटा जा रहा है। आखिर मायावती जी की राजनीति ने पलटी क्यों खाई, हम बताएंगे आपको पूरी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधो, राजनीति में अपराधी या माफिया छवि वाले लोगों का आना कोई नई बात नहीं है। लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में दागी छवि वाले तमाम जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। उनकी संख्या में कोई कमी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि राजनीतिक दल उनका यह कहकर बचाव करते हैं कि दोष सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए। और यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजनीति को साफ सुथरी छवि प्रदान करने के लिए कई ठोस उपाय किए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती की इस घोषणा से बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि इस बार वह आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से माफिया छवि वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी। यह स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के चलते मजबूरी में की गई घोषणा है। यदि बसपा राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ होती तो मुख्तार अंसारी आज बसपा के विधायक नहीं होते। पिछले चुनावों में जब वह बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, तब भी माफिया की छवि से लैस थे। इसके पहले वह सपा में थे और तब भी वह अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रखते थे। राजनीतिक दल किस तरह आपराधिक इतिहास वाले तत्वों को सहारा देने का काम करते हैं, इसका प्रमाण यह है कि बसपा ने जैसे ही मुख्तार अंसारी का टिकट काटने की घोषणा की, वैसे ही AIMIM ने यह ऐलान कर दिया कि वह जहां से चाहें वहां से पार्टी का टिकट ले सकते हैं। राजनीति में एक कहावत है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मायावती ने मुख्तार को बाहर का रास्ता दिखाया तो असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार को गले लगाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की गजल सही जान पड़ती है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। साधु, समस्या केवल यह नहीं है कि आपराधिक अतीत और छवि वालों को राजनीतिक दल गले लगाते हैं। समस्या यह भी है कि ऐसे तत्व खुद भी राजनीतिक दल का गठन कर चुनाव मैदान में उतरने में सफल रहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के आगामी विधानसभा चुनावों में एक बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार नजर आ सकते हैं कि जिन्हें दागी या आपराधिक प्रवृत्ति वाला कहा जा सकता है। यह ठीक है कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतरते वक्त अपने खिलाफ चल रहे मामलों का विवरण देना पड़ता है, लेकिन जाति मजहब क्षेत्र से प्रभावित मतदाता मुश्किल से ही इसका संज्ञान लेते हैं। नतीजा यह होता है कि लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में दागी छवि वाले तमाम जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। उनकी संख्या में कोई कमी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि राजनीतिक दल उनका यह कहकर बचाव करते हैं कि दोष सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए। यह लचर दलील ही राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। राजनीतिक दल राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में ईमानदार नहीं, इसका प्रमाण निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव की अनदेखी है कि गंभीर आरोपों से घिरे उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगे जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया हो। लेकिन बात यह है कि निर्वाचन आयोग का यह प्रस्ताव ही तमाम राजनीतिक दलों को कुछ खास जच नहीं रहा, सो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के चयन में इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में आम जनता की आस टिकी है सर्वोच्च न्यायालय पर। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह चुनावी प्रक्रियाओं में दखल दे और इस प्रस्ताव के अनुरूप कानून का निर्माण करने को कहे, ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जरिए एक साफ सुथरी छवि वाले लोग ही सरकार बनाएं और चलाएं। वरना नागनाथ के जाने के बाद सांपनाथ आएंगे और सांपनाथ के जाने के बाद नागनाथ आएंगे और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।